हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ और आप लोग भी जल्दी से जुड़े हैं क्योंकि आज हम लोगों का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, अर्थात इंटीग्रेशन का दूसरा पार्ट जिसका नाम है बच्चों डेफिनिट इंटीग्रेशन। जी हाँ, डेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब निश्चित समाकलन। डेफिनिट मतलब होता है निश्चित और इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, अर्थात इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन तो निकालेंगे लेकिन ये डेफिनिट इंटीग्रेशन निकालेंगे, अर्थात निश्चित इंटीग्रेशन। और अभी से पहले जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे बच्चों, वह था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। जी हाँ, वह क्या था? इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित समाकलन। तो जी हाँ बच्चों, दोनों में यही डिफरेंस है। वो था उसकी कोई निश्चितता नहीं होती थी और इसमें क्या होगी? निश्चितता होगी। तो जी हाँ बच्चों, जल्दी से जुड़े और फिर अपने नए टॉपिक में आनंद ले बच्चों। जी हाँ, नए टॉपिक का आनंद ले। तो आइए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है। डेफिनिट इंटीग्रेशन और इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप जैसे कि इंटीग्रेशन दिया करते थे किसी फंक्शन में, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे तो इस तरह करते थे। इंटीग्रेट करते थे fx को तो इसी तरह सिंबल देते थे ना। अब इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि इसमें लिमिटेशन लगा दीजिए, बाउंडेड कर दीजिए फ्रॉम ए टू बी। ये देखिए, फ्रॉम ए टू बी, या ये बाउंडेड कर दिया। ये आपने क्या किया? बाउंडेड कर दिया। जी हाँ, ये बाउंडेड क्या है जान लीजिए। ये जो x है जो x ही वेरी कर रहा है ना, तो x जो वेरी कर रहा है वह फ्रॉम कहां से भाई? a टू b। कहां से कहां तक वेरी कर रहा है भाई? तो x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक वेरी कर रहा है बच्चों। समझ रहे मेरी बात? और आप जी हाँ, वहां जो है आप ये लिमिट नहीं देते थे। जी हाँ, ये लिमिट नहीं देते थे। मैं बता देना चाहता हूं, ये जो नीचे में है ए, इसको लोअर लिमिट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? लोअर लिमिट मतलब नीचे का बंधन। और ये बी जो देख रहे हो, ये कहलाता है अपर लिमिट, माने ऊपर का बंधन। मतलब जब भी मेरा एक्स वेरी करेगा वह लोअर से कहां तक? अपर तक वेरी कर सकता है। और इंडेफिनिट में क्या होता था, मतलब इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें वेरी क्या होता था? इनफिनाइट तक होता था बच्चों। जहां उसमें कोई निश्चित नहीं होता था, बट इसमें निश्चित है कि वेरी कहां से कहां तक हो रहा है? फ्रॉम ए टू बी। इसीलिए इसका रिजल्ट भी डेफिनिट होता है। रिजल्ट क्या होगा? जहां डेफिनिट रिजल्ट होगा, निश्चित रिजल्ट होगा, फिक्स रिजल्ट होगा। जहां और उसका रिजल्ट इंडेफिनिट का रिजल्ट, जी हाँ इंडेफिनिट का रिजल्ट अनिश्चित होता था। जी हाँ, अब प्रश्न है, ये अगर हम ज्योमेट्री में डालें तो इसका क्या मतलब होता है? जानिए, ज्योमेट्री के आधार पर क्या मतलब होता है। आइए, ज्योमेट्री के हिसाब से इसको क्या कहते हैं, आइए। जी हाँ बच्चों, जानिए। ये देखिए, ये मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किया। इसके बाद हम क्या बताना चाहेंगे कि ये जो एफ एक्स है फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने y बराबर एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, कर लिया। अब ये जानिए, ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये बताइए कि लिमिट क्या है? फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब है ये आपको बाउंड्री करना होगा x इक्वल टू ए, चूंकि लोअर लिमिट है ना, तो इसलिए लेफ्ट साइड और अपर लिमिट हमेशा राइट साइड है ना। अपर लिमिट हमेशा राइट साइड होना चाहिए। तो x इक्वल टू बी है, ये आपका लोअर लिमिट हुआ और ये आपका क्या हुआ बच्चों? अपर लिमिट हुआ। अर्थात इसी लोअर और अपर के बीच आपको देखना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, इसका रिजल्ट जो है मैं बताना ये चाहूंगा कि ये जो आप रीजन देख रहे हो, ये पूरा रीजन देख रहे हो, ये पूरा रीजन का एरिया बताता है ये डेफिनिट इंटीग्रेशन। जी हां, ये जो पूरा रीजन देख रहे हो,
यह पूरा रीजन ही इसका रिजल्ट है। इसीलिए चूंकि ये डिफिनिट एरिया है, डिफिनिट एरिया है, डिफिनिट क्षेत्रफल है, निश्चित क्षेत्रफल है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ गया डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो जी हाँ बच्चों, ये जो आप डेफिनिट रिजल्ट निकालोगे, यह रिजल्ट क्या है बच्चों? तो एरिया, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, कर्व है ना, कर्व y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स है ना, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है, देखिए समझ जाइए, ये कर्व है बच्चों, ये आपका क्या है? कर्व है। ये x एक्सिस है, इधर से बाउंडेड हुआ, ये x बराबर a एक बाउंडेड हुआ, x बराबर b दूसरा बाउंडेड हुआ। बताइए, चारों तरफ से क्लोज है, चारों तरफ से क्लोज है, इसका मतलब है ये बाउंडेड रीजन हुआ। इस बाउंडेड रीजन का ये एरिया, एरिया कौन बताता है बच्चों? ये डेफिनिट इंटीग्रेशन बताता है। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ, ये जो आप डेफिनिट इंटीग्रेशन का रिजल्ट प्राप्त करोगे, वैल्यू प्राप्त करोगे, यह वैल्यू कोई और नहीं, यह क्षेत्रफल है। और यह क्षेत्रफल किसका है? तो y बराबर एफ एक्स है ना, कर्व के द्वारा, कर्व के द्वारा है ना, बाउंडेड रीजन का एरिया हुआ बच्चों। जी हाँ, इस एरिया का ही रिजल्ट आप निकालने के लिए सीखोगे बच्चों। जी हाँ, तो यही चीज बच्चों हम लोगों को इसको जानना है बच्चों, यही है डेफिनिट इंटीग्रेशन। जी हाँ, अगर ये सोचा जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर छोटे छोटे टुकड़ों में काट के जोड़िएगा, छोटे छोटे टुकड़ों को काट के जोड़िएगा, एरिया जोड़िएगा, तो ये पूरा एरिया मिलेगा, पूरा एरिया मिलेगा ना, ये पूरा एरिया मिलेगा। छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देंगे तब हमको क्या निकलेगा? ये पूरा एरिया निकलेगा। और वही एरिया क्या है आपका? वही एरिया डेफिनिट इंटीग्रेशन के द्वारा जो रिजल्ट प्राप्त करेंगे, वह रिजल्ट भी आपका क्या है? तो वही एरिया है बच्चों। जा, तो यही है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसका रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो जी हाँ बच्चों, कुछ नया आपको सीखने को विशेष नहीं है बच्चों, क्योंकि आपने इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में आपने इंटीग्रेशन किया है और उसी इंटीग्रेशन का यहां भी यूज करना है। बस आपको सिखाना है फंडामेंटल कंसेप्ट कि क्या, कैसे हम लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट उस इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। जहां तो चलिए सबसे पहले इसको नोट करें और फिर हम आपको कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट देंगे। आइए, जहां मेरे प्यारे बच्चों, मैं बिल्कुल आसान इसके कंसेप्ट को बना दूंगा बच्चों, बिल्कुल आसानी से आप बना पाएंगे, क्योंकि आपने जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में मेहनत किया है, बस उसी के हेल्प से आपको ये निकालनी है। अब देखिए, जहां इसके रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट लेना चाहिए, अर्थात फंडामेंटल थ्योरम कहिए, बनाया गया है किसके लिए? डेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। जी हां, देखिए जैसा कि आप जानते हो कि डेफिनिट इंटीग्रेशन को आप कैसे लिखते हो भाई? एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, है ना। सबसे पहले आपको जान लीजिए, सबसे पहले आपको एफ एक्स का इंडिफिनिट करना होगा। एफ एक्स का जैसे आप इंटीग्रेशन करते थे इंडिफिनिट में, वैसे करना होगा। चलिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। एफ एक्स आप प्लस क्या करेंगे? प्लस क्या करेंगे? सी करेंगे, प्लस सी करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें लोअर लिमिट आपका ए है और अपर लिमिट आपका बी है। लोअर लिमिट आपका ए है और अपर लिमिट आपका बी है ना। अब क्या करेंगे? पहला काम है अपर लिमिट रखना,
पहला काम है अपर लिमिट, एक्स के जगह पे अपर लिमिट रखेंगे, जी हाँ अपर लिमिट रखेंगे मतलब बी रखेंगे, ठीक है, प्लस सी, ये हुआ। अब फिर माइनस, फिर दूसरा काम है एक्स के जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे, प्लस सी, प्लस सी, जी हाँ। इसका मतलब है एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, सी सी आपका कैंसिल, एफ बी माइनस एफ ए, ये देखिए, ये देखिए, इसका मतलब है ये आपका ये जो डेफिनिट इंटीग्रेशन था, डेफिनिट इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आया, एफ बी प्लस एफ ए, अर्थात वो जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट था सी, अब देने की जरूरत नहीं है, अब देने की जरूरत नहीं है, मतलब अब डायरेक्ट आप क्या करोगे, आपने देखा कि सी कहीं रहा नहीं, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट अब इसका इस्तेमाल करें, इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, और सबसे पहले अपर लिमिट, सबसे पहले याद रखना है अपर लिमिट, अब माइनस क्या करना है, लोअर लिमिट रखना है, सबसे पहले अपर लिमिट और उसके बाद किसको रखना है भाई, लोअर लिमिट रखना है ना। जी हाँ, तो देखिए सी का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, सी का यूज ही नहीं है इसमें, तो जी हाँ बच्चों, मैं दिखाना चाहा, देखिए मैं दिखाना चाहा कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में सी समाप्त हो जाता है, सी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो ये हुआ आपका फंडामेंटल थ्योरम, बेसिक रूल है ना, बेसिक कंसेप्ट है ना। तो समझ गए, जल्दी से इसको नोट करें। आई, जी हाँ, बस इस कंसेप्ट को आपको मेमोरी में रखना है और आराम से हम लोग, है ना, ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल तो जान ही रहे हैं किस में लगता है, जहां से शुरुआत होती है ना, वहां ही फंडामेंटल लगता है बच्चों। आइए अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स ले, जी हाँ, ये देखिए, अगर मैं कहूं आपको 0 से 1 एक्स डी एक्स निकालनी है, 0 से 1, लोअर लिमिट आपका 0 है और अपर लिमिट आपका 1 है और फंक्शन क्या है, x है। तो चलिए सबसे पहले तो आप इंटीग्रेट करो, x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, x टू पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 होगा, है ना, x टू पावर n रूप में, 0 से 1। अब बताइए x टू पावर 2 बाई 2, 0 से 1। अब बताओ x के प्लेस पर पहले अपर लिमिट रखोगे कि लोअर लिमिट रखोगे, बताओ जल्दी से। पहले क्या रखना चाहिए, अपर लिमिट रखना चाहिए, तो पहले अपर लिमिट रखो x के प्लेस पर 1 स्क्वायर बाई 2 और फिर लोअर लिमिट रखो 0 स्क्वायर बाई 2, है ना। ये देखिए, आप बताइए 1 बाई 2 और माइनस 0, 1 बाई 2, 1 बाई 2, जी हाँ 1 बाई 2, 1 बाई 2, है ना, हो गया। यही आपका रिजल्ट हुआ और ये रिजल्ट देखिए 1 बाई 2 डेफिनिट रिजल्ट हुआ, क्या हुआ, डेफिनिट, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डेफिनिट इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों। जा फिर देखिए, फिर आपके सामने हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। बताइए क्या करना हो, सिंपल जैसे इंटीग्रेशन आप करते थे, जहां बस उसी को याद करना है। अब बताओ एक्स स्क्वायर है 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, है ना, और 1 का क्या करते थे, x, 1 का क्या करते थे x, 1 से 2। अब बताओ x पे पावर 3 बाई 3 प्लस x, 1 से 2। बताओ पहले क्या रखना होगा, अपर लिमिट, पहले क्या रखोगे, अपर लिमिट रखो 2 पे पावर क्यूब बाई 3 प्लस 2, अपर लिमिट रखा। अब फिर लोअर लिमिट रखो 1 क्यूब बाई 3 प्लस 1, ठीक है। बताओ ये क्या हो जाएगा, 8 बाई 3 प्लस 2 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1। बताइए 3 दूनी 6, 8 6 14 बट्टे 3, यहां देखिए 3 1 4 बट्टे 3, है ना, एलसीएम लीजिए, 14 माइनस 4 कितना हो गया, 10 बाई 3, है ना। देखिए ये देखिए आपका रिजल्ट क्या आया, डेफिनिट रिजल्ट आया, आया कि नहीं। जहां इसी को तो कहते हैं बच्चों डेफिनिट इंटीग्रेशन। काफी मजा आ रहा होगा, बिल्कुल आसानी से बन रहा है बच्चों। जी हाँ, जिसने भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में मेहनत किया है ना, निश्चित तौर पर उसको काफी आसान लगेगा बच्चों। तो जल्दी से नोट करें, फिर और एग्जांपल आपको देते हैं।
आइए अब देखिए फिर मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन 2 से 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। बताओ कैसे करोगे? सिंपल फंक्शन है भाई, सिंपल फंक्शन है और इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रखना है। बताओ क्या करना होगा? बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बताओ x2 प्लस 1 मतलब 3/3 और 3x का इंटीग्रेशन पावर 1 है भाई, 1 प्लस 1 2/2 और 2 का क्या हो जाएगा 2x, 2 का क्या हो जाएगा भाई 2x। समझिएगा पावर 2 है 3 हो गया बस 3, 1 पावर है 2/2, x 1 है तो x इंटीग्रेशन, फिर लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 3। चलिए 3 रखिए, 3x के प्लेस पर हर जगह रखना है भाई, हर जगह 3 पर क्यूब बाई 3, 3 स्क्वायर बाय 2, 2 इंटू 3, ठीक है। फिर 2 डालिए, x के जगह पे 2 डालिए, 2 क्यूब बाई 3, 3 इंटू 2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। अब बताइए पहले अपर लिमिट हर जगह, जहां जितने भी x होंगे, जितने भी वेरिएबल होंगे उस जगह आपको क्या करना होगा, अपर लिमिट रखना होगा और फिर आप लोअर लिमिट रख सकते हो। ये कितना स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये आपका 3 तिया 9 तिया 27 बाई 2, 3 2 जा 6, ये 8/3, ये कितना, ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 है ना। ये कितना 9 6 15 माइनस 27/2, 8/3 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, 15 दूनी 30, 30 में 27 गया भाई 3/2। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 6 8 में 6 गया, कितना बचा 8 में 6 2, 2/3। अब एलसीएम लीजिए 6 9 4, कितना हो गया 5/6। ये देखिए 5/6, जी हाँ। तो इसका रिजल्ट हम लोगों ने क्या प्राप्त किया बच्चों, 5/6 है ना। कोई दिक्कत? तो देखा कितनों बड़ा से बड़ा बनेगा आपका, एकदम बिल्कुल इजी वे में हम लोग है ना डेफिनिट इंटीग्रेशन को निकाल सकेंगे बच्चों। चलिए नोट कर लें। आइए अब देखिए इंटीग्रेशन, यहां इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अगर मैं कहूं साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स 0 से π/2, साइन एक्स डी एक्स 0 से π/2 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस कॉस एक्स 0 से π/2 होता है ना बच्चों। उसके बाद आप माइनस बाहर निकालो, कॉस एक्स 0 से π/2, एक्स के जगह पे क्या रखोगे π/2 और फिर एक्स के जगह पे क्या रखोगे 0। कॉस 90 का मान भाई 0, कॉस 0 का मान 1 प्लस 1। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जहां इसका मतलब है 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स का मान क्या हो गया भाई 1 हो गया, 1 हो गया। जहां अब देखिए अगर मैं कहूं इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाए, साइन स्क्वायर एक्स हो जाए, है ना, साइन स्क्वायर एक्स हो जाए तो थोड़ा सा फिर परेशानी है, और वह परेशानी आप इंडिफिनिट में भी करते थे। थोड़ा इसको ट्रांसफर करना होगा क्योंकि पावर 2 होने के बाद इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है भाई, है ना। इसलिए आपको याद करो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2a/2 होता है, 1 माइनस कॉस 2a/2 है ना। तो इसको पहले ट्रांसफर करना होगा 0 से π/2। बताओ 1 माइनस कॉस 2a 2x बाई कितना 2, ठीक है।
अब बताओ 1/2 बाहर करोगे, 0 से π/2, 1 माइनस cos 2x dx, ऐसा होगा। अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन, जी हाँ बिल्कुल जो आप करते थे वो करना है। x cos 2x का कितना, sin 2x/2, 0 से π/2। अब बताओ पहले क्या रखना होगा, अपर लिमिट, x के जगह पे अपर लिमिट रखेंगे, sin 2 इंटू π/2 बाय कितना 2, ये अपर लिमिट रख दो। अब फिर 0 रखो लोअर लिमिट, 0 माइनस साइन 0/2, ये देखिए 1/2 π/2, 2 कैंसिल, साइन पाई का मान 0, साइन 0 0, ये देखिए, ये बताइए 1/2 इंटू π/2 कितना हो गया भाई, π/4 हो गया, है ना। जहाँ बिल्कुल आसानी से, जहाँ जैसे आप करते थे, जैसे आप इंडिफिनिट में करते थे, बिल्कुल सेम टू सेम रूल लगाना है और उसके बाद आप इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देना, है ना। तो चलिए नोट कर लें। आइए इसी में हम आपको कहें कि भाई 0 से π/2 है, रूट अंडर 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x, रूट अंडर 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना पसंद करोगे, सबसे पहले तो 0 से π/2 और रूट अंडर 1 प्लस cos a, याद है आप लोग को 1 प्लस cos a बराबर क्या होता था, 2 cos स्क्वायर a/2, है ना। और अगर माइनस रहता तो भाई 2 sin स्क्वायर a/2, ऐसा होता है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 dx, है ना। 2 बाहर तो √2 बाहर हो गया, 0 से π/2 cos स्क्वायर का रूट cos x/2 dx, है ना, √2 cos का इंटीग्रेशन sin x/2 बाय 1/2 होगा ना। x में जो मल्टीप्लाई रहता है इंटीग्रेशन होने के बाद डिवाइड किया जाता है 1/2, 0 से π/2, है ना। ये 2 ऊपर चला गया तो 2√2, ये कितना sin x/2, 0 से π/2, 2√2। अब बोलिए x के जगह पे π/2 रखें, π/4 माइनस साइन 0, 2√2, साइन π/4 बताओ 1/√2, साइन 0 0, है ना। क्या हो गया 2√2 इंटू 1/√2, √2 कैंसिल, कितना आ गया भाई 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, है ना। जी हाँ देखिए इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। और यदि ऐसा कर दे इंटीग्रेशन 0 से π/2 1/1 प्लस साइन एक्स, जी हाँ 1/1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, बोलिए क्या करना चाहिएगा। सबसे पहले या साइन एक्स हटाइए, साइन एक्स मत दीजिए, है ना, साइन एक्स मत दीजिए, क्या दे दे कॉस एक्स दे दे। बताइए क्या करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे बताइए। 1/1 प्लस कॉस एक्स को 2 cos स्क्वायर क्या कर सकते हैं x/2, कह सकते हैं। आप बताइए 1/2, 0 से π/2, 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2, सेक स्क्वायर x/2, 1/2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x/2, अब बाय कितना 1/2, 0 से π/2 होगा ना बच्चों। इसके बाद ये 2 आपका कैंसिल, अर्थात 10x/2, 0 से π/2, π/2 रखो, 10 π/2/2 कितना हो जाएगा π/4 और 10 0, और 10 π/4 का मान बच्चों 1 और 10 0 का मान 0, इसका मतलब 1 हो गया, 1 होगी, है ना। जहाँ
कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, है ना, समझ रहे होंगे, जल्दी से नोट कर लें। आई जी हाँ, तो ये हुआ हम लोगों का फंडामेंटल रूल पर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे। आइए फिर से देखें, 0 से पाई बाय 4 दे 10x dx, 10x dx। बताइए क्या करना चाहेंगे? 10x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है बच्चों log sec x। क्या होता है भाई? log sec x, 0 से पाई बाय 4, है ना। उसके बाद पाई बाय 4 आप सब्स्टिट्यूट करोगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट पाई बाय 4, और फिर तब लोअर लिमिट sec 0। बताइए sec पाई बाय 4 45 डिग्री में √2 होता है और sec 0 का मान 1 होता है। ये बताइए 2 पे पावर 1/2 हो जाएगा, और log 1 का मान बच्चों पता है 0 होता है, log 1 का मान 0, तो 1/2 आगे log 2। देखिए क्या आया, 1/2 log 2, 1/2 log 2। जी हाँ बच्चों, ऐसा भी होता है, डायरेक्ट आपका रिजल्ट पे आ जाएगा तो आप यूज कर सकते हैं भाई, यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए 0 से 1 dx बाय √1 - x स्क्वायर, √1 - x स्क्वायर क्या होगा? डायरेक्ट इसके साथ हमारे पास है ना, डायरेक्ट रिजल्ट है क्या है? साइन इनवर्स x, है ना। 0 से 1 पहले अपर लिमिट रखो भाई, साइन इनवर्स 1 और माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन में 1 कितने रेडियन पर होता है भाई? पाई बाय 2, और साइन 0 0, तो कितना रिजल्ट हो गया? पाई बाय 2 हो गया बच्चों। जहां अर्थात जिस तरह से बिल्कुल इंडिफिनिट करते थे वही यहां भी करना है, और इंडिफिनिट करके अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, है ना। तो चलिए नोट कर लें। समझ रहे हैं? अब चलिए, जी हाँ, ये तो सिंपल सब हम लोगों डायरेक्ट मिल रहा था, स्टैंडर्ड फॉर्म और इंटीग्रेशन हो रहा था। इसमें कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिसमें कि आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा। जी हाँ, अर्थात डेफिनिट इंटीग्रेशन का आपको सब्स्टिट्यूशन रूल जानना होगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्या जानना होगा? सब्स्टिट्यूशन रूल जानना होगा। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन में? जी हाँ, कहीं कहीं आपको इस रूल का भी यूज करना होगा। आइए देखिए बच्चों, इसका करने का क्या तरीका है। जैसे fx है, dx है, और लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b, ठीक। इसमें आपको कोई सब्स्टिट्यूट करना है, x के जगह पे आपको पुट करना है। मान लो x बराबर φz आपको पुट करना है, x बराबर क्या पुट करना है? φz, ठीक है। तो आप कैसे रखते थे इसको? डिफ्रेंशिएट करते थे dx बाय dz, फाइ z का फाइ डैश z, dx बराबर क्या होता था? फाइ डैश z dz। बिल्कुल सेम टू सेम जो इंडिफिनिट में आप करते थे, आपको फंक्शन को देखकर आपके पास 9 रूल था, उस 9 रूल के आधार पर आप पुट करते थे। यहां भी उसी तरह करना है, पुट कर देंगे x बराबर फाइ z और फिर dx निकाल लेंगे, और उसके बाद आपको यहां रखना है x के जगह पे फाइ z और dx के जगह पे फाइ डैश z dz। हाँ, अब आ गया एक आपको लोअर एंड अपर। जी हाँ, अभी तक लोअर एंड अपर आपने नहीं बदला है, लोअर अपर
अगर आप वही रखोगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां लोअर और अपर किसके लिए आया है, एक्स के लिए आया है, फ्रॉम ए टू बी। और यहां आपका वेरिएबल बदल चुका है, यह एक्स किस में जा चुका है भाई, तो जेड में जा चुका है, तो निश्चित आपको यह भी बदलना होगा। तो बच्चों कैसे बदलेंगे भाई, लोअर लिमिट, जी हाँ आराम से बदल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। आपका लोअर लिमिट क्या है, एक्स, ए, एक्स का मान है ना, आप एक्स जो पुट किए हो उसमें एक्स के जगह पे ए रख दो, ए रख दो। बताओ ए बराबर क्या है, फाइ जेड है, तो आप जेड का मान निकाल लो, जेड बराबर मान लीजिए फाइ इनवर्स ए, जी हाँ मान लीजिए, यहां तो हम लोग इनवर्स बना लेते हैं, है ना, इनवर्स बना लेते हैं। और अपर लिमिट, अपर लिमिट बताओ, अपर लिमिट x बराबर क्या है भाई, x बराबर b। अब b रखेंगे x के जगह पे, b रखेंगे फाइ जेड, b बराबर फाइ जेड। बताओ z बराबर क्या निकलेगा, फाइ इनवर्स b। अर्थात अब आपका ये जो ए बी था x में, अब वो चेंज हो चुका है z में, अर्थात लोअर लिमिट के जगह पे फाइ इनवर्स ए और अपर लिमिट के जगह पे फाइ इनवर्स b रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद, है ना, फिर आपको पुट करना है, पुट करना है z बराबर फाइ इनवर्स ए लोअर लिमिट, और z बराबर फाइ इनवर्स b अपर लिमिट। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है आप इंटीग्रेशन जो इसमें करोगे, सबसे पहले तो आपका जो रूल है सब्स्टिट्यूशन करने का इंडेफिनिट में, वही रूल अपनाना है। और जब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, तो आपको लोअर और अपर भी चेंज करना होगा। तो लोअर अपर कैसे चेंज करेंगे, तो जो आप सब्स्टिट्यूट करोगे उसी के आधार पर आपको लोअर और अपर चेंज करना होगा, है ना। चलिए एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। चलिए इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये देखिए x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये है हमारे पास। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन रूल लगाते हैं। देखिए नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो पुट कर दीजिए z बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, z बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बताओ डी जेड बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और 1 का भैया 0, तो डी जेड बराबर कितना हो गया 2dx। इसका मतलब डी जेड बाई 2x बराबर कितना, dx। चलिए ये देखिए इंटीग्रेशन x बाय, ये तो आपने z माना है, और ये dx के जगह पे डी जेड बाई 2x, ठीक। अब आपको फिर एक परेशानी है कि आपको लोअर एंड अपर चेंज करना होगा, क्योंकि आपका फंक्शन किस में आ रहा है भाई, z में आ रहा है, तो लोअर अपर भी z में आना चाहिए। तो ये देखिए आपका क्या था, लोअर x बराबर 0 था, तो 0 यहां रखे, z निकल जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 1, बताइए क्या होगा 1। और फिर आप पुट करो x बराबर 1, z बराबर क्या होगा बताओ, z बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2। इसका मतलब है लोअर हो गया 1 और अपर हो गया 2, है ना। चलिए 1/2 बाहर, 1 से 2, 1 बाई जेड डी जेड, 1 बाई जेड डी जेड, है ना, कोई दिक्कत है ना। अब बताइए 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ लॉग जेड, 1 से 2, है ना। जी हाँ 1/2। अब z के जगह पे 2 रखो अपर लिमिट, और z के जगह पे 1 रखो, सही है, कोई दिक्कत है ना। अब बताइए 1/2 log 2, log 1 का मान तो 0 पहले से भी जानते हैं, तो बताइए 1/2 log 2 हो गया, नहीं 1/2 log 2, है ना। तो इस तरह से हम लोग, है ना, लोअर और अपर को भी ट्रांसफर करके ही, है ना, डेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए नोट कर लें, समझ गए होंगे। आइए
देखिए जी हाँ, तो ये कोई अलग सिस्टम नहीं था बच्चों। आइए फिर कुछ एग्जाम्पल्स लें। जीरो से पाई बाय 2 साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये देखिए साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो सबसे पहली नज़र तो हम लोगों को हमेशा नीचे जाना चाहिए, या हमेशा बार बार कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर, ये तीन चीज से हम लोग को डर लगता है भाई इंटीग्रेशन में। तो हम लोग नीचे वाला पुट करो, z बराबर 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, डी जेड बाई डी एक्स। बताओ 1 का तो 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का कितना माइनस साइन एक्स। इसी को तो देख कर हम पुट किए थे भाई, डी जेड बराबर माइनस साइन एक्स डी एक्स। ऐसा करो माइनस इधर भेज दो, साइन एक्स डी एक्स। देखिए है ना आपका साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स के जगह पर माइनस डी जेड लिखे। अब बताइए, अब आपका लोअर अपर चेंज होगा भाई, तो लोअर कितना है, x बराबर 0, 0 रखो x के जगह पे, z बराबर 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 का मान भाई 1, तो 1 प्लस 1 कितना 2, और फिर अपर रखो, अपर कितना है भाई, x बराबर पाई बाय 2, z बराबर 1 प्लस कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2, कॉस 90 का मान 0, कितना आ गया 1। जी हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि लोअर छोटा होता है और अपर बड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं। लोअर देखिए यहाँ क्या हो गया, बड़ा हो गया, और अपर छोटा हो गया। तो चलिए हमारा इंटीग्रेशन अब देखिए, साइन एक्स डी एक्स के जगह पे माइनस डी जेड आ गया, और ये हो गया आपका जेड, ये क्या हो गया जेड, और आपका लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 1 है ना। बस टेंशन फ्री, माइनस बाहर करो, 2 से 1 बाई जेड डी जेड। बताओ 1 बाई जेड डी जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, 1 बाई जेड का लॉग जेड, 2 से 1, लॉग जेड के जगह पे 1, और फिर लॉग जेड के जगह पे 2, लॉग 1 का मान 0, लॉग 2, इसका मतलब है लॉग 2। ये देखिए, ये देखिए, अर्थात ये मेरा इंटीग्रेशन हुआ। जी हाँ, ये आपका इंटीग्रेशन हुआ। यही सवाल में अगर ऐसा कर दें, 0 से पाई बाय 2 मान लीजिए साइन एक्स डी एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर डी एक्स, है ना। देखिए सवाल में अंतर, यहाँ देखिए, यहाँ हमने 1 प्लस कॉस एक्स पूरा पुट किया था, और यहाँ देखिए क्या रखना पड़ेगा, जिसका डेरिवेटिव हो, जहाँ जिसका डेरिवेटिव हो, यहाँ 1 के साथ अगर डेरिवेटिव देखा जाए तो 1 के साथ डेरिवेटिव क्या होता है, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाता है, और यहां सिर्फ क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, सिर्फ कॉस एक्स का। तो आपको जेड बराबर क्या रखना चाहिए, कॉस एक्स रखना चाहिए, जी हाँ कॉस एक्स रखना चाहिए। ये देखिए माइनस साइन एक्स डी जेड बराबर माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस डी जेड बराबर क्या साइन एक्स डी एक्स, है ना। अब बताइए लोअर अपर भी चेंज करोगे ना, x बराबर क्या है भाई 0, तो z बराबर cos 0, cos 0 का मान कितना, cos 0 का मान 1, और उसके बाद अपर क्या है x बराबर पाई बाय 2, तो z बराबर cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2, cos 90 का मान 0। बताओ ये कितना हो गया भाई, लोअर लिमिट हो गया 1 और अपर लिमिट 0, है ना। और साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी जेड, अब बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर कहेंगे, है ना। अब बताओ माइनस बाहर करो, ये तो tan इनवर्स जेड हो जाएगा, 1 से 0। बताइए जेड के जगह पे 0 रखेंगे और वहाँ जेड के जगह पे 1 रखेंगे। बताइए tan इनवर्स 0 0, इसका मान पाई बाय 4, कितना हो गया पाई बाय 4 हो गया। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना, हम लोग इंडिफिनिट में एक तो सिंपल तरीका से जो इंटीग्रेट हो रहा है वो हम कर सकते हैं, और जो सब्स्टिट्यूशन के द्वारा भी होता है तो उसको भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं बच्चों। तो जी हाँ बच्चों, ये हम लोगों का डेफिनिट इंटीग्रेशन है बच्चों, डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो चलिए आज समझ गए होंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है ना, किस तरह से हम लोग उसको तैयार करते हैं और उससे रिजल्ट प्राप्त करते हैं, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग की शुरुआत हो चुकी है डेफिनिट की, तो आप लोग भी बहुत हार्ड मेहनत करें, है ना, जिससे कि इंडिफिनिट भी रिवाइज हो सके। तो बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।